काफ़ी शुभ घड़ी है। झारखंड राज्य का 20 साल पूरे होने जा रहे हैं और न्यूज़ 11 का 11 साल। हमारे साथ हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब। ताज़ा 2 चुनाव जीत के आए हैं। पेंडेमिक के वजह से 9 महीने तक पूरे स्टेट एक तरह ठप रही, उसके बावजूद इन्होंने कुछ काम कर दिखाया। सीधा हम चलते हैं हेमंत सोरेन जी के पास। हेमंत जी, पहले तो 20 साल का स्टेट का राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते न्यूज़ 11 की तरफ से बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए आप हमें कि इतना बड़ा पेंडेमिक, चूंकि आज हम बात करेंगे स्थापना दिवस को लेकर, चूंकि हमारा भी चैनल का स्थापना दिवस है, काफी जद्दोजहद के बाद 11 साल पूरा कर पाना। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आप ये बताइए 20 साल में झारखंड कहां खड़ा है, अगर मैं कुशल पॉलिटिशियन हेमंत सोरेन से पूछूं, युवा मुख्यमंत्री से पूछूं? देखिए जिस उम्मीद के साथ और जो लक्ष्य होना चाहिए था, 20 सालों में वो लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो पाई। रूटीन अवस्था में ये 20 साल गुजर गए। सरकार बनती रही, बदलती रही, कई तरीके के सरकार बने, कई तरीके के उतार चढ़ाव, राजनीतिक उतार चढ़ाव राज्य ने देखा। और मुझे लगता है कि इन 20 सालों में राज्य को न दिशा मिल पाया, न गति मिल पाई। और इस राज्य में इतने वर्षों में सबसे अधिक हमारे विपक्ष के साथियों ने ही राज्य का बागडोर अपने हाथ में रखा। कुछ समय राष्ट्रपति शासन भी रहा, कुछ समय के लिए मैं भी रहा, लेकिन आपकी अवधि बड़ी कम थी। अवधि तो खैर इतनी कम थी कि उठने बैठने में ही समय बीत गया। लेकिन हमने एक कार्य योजना तैयार किया था, एक दिशा देने का एक खाका तैयार किया था। लेकिन फिर अचानक सत्ता से बाहर होना पड़ा, चुनाव आ गया और फिर से एन केन प्रकारेण विधायकों को खरीद फरोख्त कर भाजपा ने सरकार बनाई। और ऐसे सरकारों का उद्देश्य क्या होता है आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखेगा। मुझे लगता है 16-17 सालों में भारतीय जनता पार्टी कहीं पर भी अपने से सरकार बना पाई हो, शायद मैं नहीं बता पा रहा हूं। सभी जगह कुछ ना कुछ करते खाली जुगत लगा करके सरकारें बनाई गई। जुगत वर्ड झारखंडी वर्ड है। तो समझ लीजिए, आम आदमी आसानी से समझ लेगा। हाँ, फिर कुछ बोल रहे थे आप। तो बिल्कुल आज मैं देख रहा हूं जमीनी स्तर पर आज सरकार के कार्यपालिका के अंदर भी चीजें झांकी जा रही है। और सरकार को सिर्फ राज्य को और राज्य के लोगों के लिए सिर्फ योजना ही नहीं बनानी होती है, बल्कि सरकार को आंतरिक व्यवस्थाओं को चलाने के लिए संसाधनों की भी आवश्यकता होती है। ऐसे स्थिति में पूर्व में मुझे नहीं लगता है कि एक भी कोई ऐसी प्रयास हुई हो जिससे कहा जा सकता है कि किसी भी आपदा विपत्ति में सरकार अपने बूते एक कदम भी चल पाए। अब चूंकि देश के अंदर जीएसटी का सिस्टम लागू है, तो इस राज्य को तो हर एक रुपया के लिए केंद्र सरकार का मुंह देखना पड़ता है। लेकिन सरकार अपनी व्यवस्थाएं खड़ा कर सकता है, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कार्य योजना बना सकता है। इन सब क्षेत्रों में कोई काम नहीं हुआ। तो आप ये बताइए, जैसे ही आप चुन के आए
काम स्टार्ट ही किए थे, आपकी टेक ऑफ ही हुई थी कि पैंडेमिक ने आपके प्लेन को घेर लिया। कोरोना काल कैसा था और लोगों का मन में जो सवाल है कि कोरोना काल में जो 9 महीने लोग घर बैठ गए या अब धीरे धीरे स्टार्ट हुए हैं काम, उनको कैसे राज्य सरकार समायोजित करेगी या काम में फिर से ब्लो अप करेगी, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि दिल्ली में फिर कोरोना ब्लास्ट हो गया। देखिए 9-10 महीना हो गए हैं कोरोना को, और इस पैंडेमिक में झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों में जो मुसीबतें आनी थी, जो समस्या आनी थी, वो हम लोगों ने थोड़ा पहले ही आकलन लगाया और उसी के हिसाब से हमने तैयारियां भी की। केंद्र सरकार ने तो लॉकडाउन लगा दिया, मरीजे फंस गए जहां के तहां, रोजगार करने वाले जहां के तहां फंस गए, शिक्षा ग्रहण करने वाले जहां के तहां छात्र फंस गए, मजदूर जहां के तहां फंस गए। आपको पता होगा कि इस पैंडेमिक में मजदूरों के पीछे, नौजवानों के पीछे, जो शिक्षा ग्रहण करने वाले दूसरे राज्य में जाते हैं उनके पीछे, या जो भी हमारे राज्य से बाहर जाने वाले लोग थे उनके पीछे अगर कोई खड़ा रहा तो मुझे लगता है कि देश में पहली ये राज्य की सरकार है जो उनके पीछे खड़ा रहा। तो मैं देखता ही था, आप उनके गवाह रहे हैं। और ये विषय राज्य के अंदर नहीं बल्कि पूरे देश के ये में बातें उठी कि झारखंड सरकार की पहल देश में सबसे सराहनीय पहल रही है। केंद्र सरकार से हमें सहायता के रूप में, मुझे तो क्या, किसी भी राज्य को क्या मिला होगा वही बता सकते हैं। और इस बंद के दौरान लोग हतोत्साहित ना हो, लोग भय का वातावरण ना आए, लोगों में वातावरण ना आए, पूरे अफरा तफरी का माहौल ना बने। और आप देखेंगे और महसूस भी करेंगे, राज्य में ना कोई भय का माहौल रहा इस संक्रमण में, ना कोई अफरा तफरी मची, और बहुत स्मूथली हम लोग आगे निकलते गए। जब इस राज्य में एक भी सेंटर कोरोना टेस्ट नहीं कर पाती थी, हमारे बगल के राज्य कलकत्ता में हम लोगों का कोरोना का टेस्ट हुआ करता था, और आज बंद के दौरान जब पूरी तरीके से देश बंद थी, लोग घरों के अंदर थे, गाड़ी का परिचालन बंद था, लोगों को बाहर निकलना मना था, उस दौरान हमने वर्ल्ड क्लास हाई एंड लेबोरेटरीज स्थापित किए। सभी प्रखंड, बाद में तो सभी प्रमुख में किया, पलामू में हो गया, हजारीबाग में हुआ, रांची में हुआ, धनबाद में हुआ, जमशेदपुर में हुआ। फिर बाद में उसकी गति इतनी बढ़ाई हमने कि आज हर जिला में कोरोना टेस्ट होता है, और आज लोग बहुत सरलता से, आज आप देखेंगे कि राज्य के अंदर कई क्षेत्रों में तो लोग बिल्कुल आम जीवन व्यतीत करने की स्थिति पे आ चुके हैं लगभग। और जब समय आया है कि बाकी चीजों को भी सामान्य किया जाए, और इस पे हम लगे भी हैं, और चूंकि हमारी विविधताओं में एकता का एक जो ये देश है, और ऐसा समय से हम गुजर रहे हैं जहां पर पूजा, त्योहार, बहुत सारे पर्व है, चुनाव भी आया, ये भी हमने देखा। और इस दौरान काफी संभालते चीजों को आगे हम लोग लेके चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस संक्रमण में आज जो उम्मीद और आशा केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों की बनी रहती है, अगर वो सही तरीके से चलता रहा तो आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी जो स्थिति है, केंद्र सरकार भी
कई चीज़ों में एक सौतेला सा एक व्यवहार प्रतीत होता है, चाहे वो आर्थिक मामले में हो, चाहे राज्य के कहा जाए कि कार्य योजनाओं को गति देने का विषय को लेकर हो, इन सब चीज़ों में अभी सहयोग नहीं के बराबर है। अपने हेमंत जी कुछ खास लोग भी खोए, कुछ गार्जियन भी खोए, कुछ कैबिनेट के मंत्री भी खोए। ये तो मैं वही तो बताऊं कि इस काल का मैं क्या क्या बात गिनाऊं, क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने देखी। अभी हमारे हाजी हुसैन अंसारी साहब जो हमारे मंत्रिमंडल के में हिस्सेदारी थी, वो हम लोग के बीच में नहीं रहे। इसी बीच जगन्नाथ महतो जी एक कोरोना के भारी संक्रमण से ग्रसित हुए। स्थिति ये हुई कि आज राज्य नहीं दूसरे राज्य में उनका इलाज चल रहा है, चेन्नई में, और अंतोगत्वा उनका जो देश दुनिया में विरलही होती है लंग्स ट्रांसप्लांट का जो होना होता है, वो हमने कराया। मुझे पता है कि उनका सांस अच्छे चल रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ चुके हैं। अभी बहुत कुछ अच्छे मिलेंगे। ऊपर वाला जब नियत सही हो तो समय भी साथ देता है। आज हम उम्मीद करेंगे कि वो आम जीवन की स्थिति पर वापस आएं, और सब धीरे धीरे हमें समय भी और वक्त भी साथ दे रहा है। आज वो चेन्नई में जो खबर आ रही है बहुत सक्सेसफुली, मतलब एशियाई देशों में ये तीसरे व्यक्ति हैं जिनका लंग्स ट्रांसप्लांट हुआ है, जो मुझे जानकारी है। हो सकता है कि मैं उसमें थोड़ा सा एक आध हो, लेकिन ये बिरला ही एक उदाहरण है। राज्य में ऐसे तो शायद पहला होगा, और देश में भी मुझे लगता है कि ये पहला ही ये होगा। लोग तो हैं जरूर मरीज इस तरीके से, लेकिन जो बदलाव हुआ है, ये बदलाव पहली चीज़ें दिखने को मिलेंगी और स्वस्थ होकर निकलेंगे। तो ऐसे कई, अभी हमारे एक और मंत्रिमंडल के सदस्य रामेश्वर उरांव जी कोरोना संक्रमित हुए हैं, कई लोग हुए हैं। हेमंत जी ये बताइए आप, जब ये इतनी तमाम झंझावात झेल के आप राज्य पे खड़े हैं, लोग उस समय ये आरोप लगाता है कि 9 महीने की सरकार ने कुछ नहीं किया, तब क्या आप जवाब देंगे इस बात? देखिए, मैं क्या दूंगा, मैं बिल्कुल मैं आपको कहूं कि मैं इस ऐसे परिस्थिति में मैं बहुत बोलने की स्थिति मूड में नहीं रहता हूं। मैं चाहता हूं कि आम लोगों से सुने लोग, आम लोगों राज्य की जनता के चेहरों से ये आवाज आए, उनकी जुबान में ये बात होनी चाहिए कि सरकार काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। नतीजा आपने देखा, हमारा 2 उपचुनाव हुए, क्या एड़ी चोटी हमारे विरोधियों ने नहीं लगाए। चुनाव खत्म हो गया और वापस हमने उन सीटों को अपने ये में रखा। चुनाव बदलेगा, चुनाव यहां तक कि सरकार गिराने तक की बातें लोगों इसी बात पे आ रहे हैं कि सरकार तक की बात करने लगे थे, जो असंभव भी था। जेएमएम क्या इतना कमजोर है कि कोई डराए तो डर जाए? देखिए, अपनी जगह है सरकार, अपनी जगह है, और अभी हमारे नजरों के सामने सारी चीजें होती हैं। और ऐसा नहीं है कि इनकी हरकतें, इनकी विचार और इनकी सोच को लोग नहीं समझ पाते हैं, या लोग नहीं समझ पाते हो तो मैं ना समझूं। मुझे मालूम है ये क्या हरकत कर रहे हैं, और माकूल समय में माकूल ऐसा जवाब इनको मिलेगा कि ये राज्य में जो और सब राज्यों में ये सोचते हैं, यहाँ इनके लिए बहुत इस तरीके का प्रयोग उनके लिए महंगा पड़ सकता है। मेरा एक ये और सवाल एक है कि आप चुनाव के दौरान
जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो रघुवर जी के ऊपर आप लोगों ने एक केस किया था SC/ST एक्ट पे। चुनाव जीतते ही आपने दरियादिली दिखाया और केस को वापस ले लिया। दीपक प्रकाश जी प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी का, क्या उनका भी केस वापस होगा? ये कुछ चीजें हैं जो कानूनन रूप से गुनाह होता है, कुछ चीजें कानूनन और मानवता के बीच में निर्णय लिए जा सकते हैं। रघुवर दास जी पर जो केस हुआ था, उस केस को वापस लेने के पीछे हमारी एक मानवता सोच रही। दीपक प्रकाश जी ने जो बयान दिया, जिस तरीके से इन्होंने वस्तुतः ये कह डाला, राज्य को एक संदेश दिया कि हम बहुमत में नहीं रहते हुए भी हम कुछ कर सकते हैं, सरकार बनाएंगे। इसका मतलब स्पष्ट है कि जिस तरीके से इन्होंने पूर्व में सरकार चलाई, जिसको वो बहुमत की सरकार बोलते थे, और मैं कहता हूं वो खरीदी हुई सरकार थी, आज उसी चीजों को वो केस अंकित करता है कि उन्होंने अपने उस सोच को राज्य की जनता के समक्ष रखा है और ये केस खड़ा है, इसकी जांच होगी, इसकी तह तक लोग जाएंगे कि आखिर इसके पीछे बोलने का तर्क क्या है। आप एक बात बताइए, हम दुमका में आपसे मिले, हम बेरमो से आपसे मिले, मैं 2-4 दिन पहले भी आपसे मिला, लगातार मिल ही रहा था। अचानक मैंने आपके मुंह से कभी नहीं सुना कि सरना धर्म स्पेशलाइजेशन को लेके आप अचानक रातों रात क्या ऐसा आपको दिमाग में आया कि आपने विशेष सत्र बुला लिया और उसको पास भी कर दिया। पूरे देश में इस बात की चर्चा है। अभी मैं जब आया तो सब ढोल नगाड़े के साथ स्वागत कर रहा था। अब ये बताइए क्या ऐसा चीजें चल रही कि भाई फटाफट रातों रात हमें करना ही है इसको? देखिए, मैं पहले भी कहा कि सरकार राज्य की भावनाओं के साथ, राज्य के जनमानस के विचारों के साथ और राज्य में जो वास करने वाले लोग हैं, उनके हितों की रक्षा करना हमारी पहली प्राथमिकता है, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो। और भाजपा ने भी कई ऐसे कदम उठाने का प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास ऐसा रहा कि राज्य को आग में झोंक दिया गया। कई लोगों की जानें चली गई। डोमिसाइल की बात कर रहे हैं। समझदार कोई सारा ही काफी है लोग कि मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। और आपने देखा उस समय की इस राज्य की स्थिति क्या थी। वो आग शायद राज्य को तबाह करने के लिए काफी था। और आज कुछ दिन तक डिफरेंसेस तो थे ही थे, अभी जाके पटे हैं। हाल में तक डिफरेंसेस थे। और हमारे कदम, हमें भी ये निर्णय लेने समय बहुत हमने सोचा समझा और परिणाम क्या होगा इसका भी हमने पूरा आकलन किया। उसके पश्चात हम इस सरना धर्म कोड के विषय पर हम आगे बढ़े, क्योंकि मैं भी उसी समुदाय से भी आता हूं और ये लड़ाई समाज की भी लड़ाई थी, राज्य के बहुसंख्यक समूह की लड़ाई रही, वजूद अस्तित्व की लड़ाई रही। और जिस तरीके से एक सुनियोजित तरीके से आने वाले जनगणना में इन समुदायों को अंकित 6 समुदायों के बीच में अपने आप को समाहित कर देने पर मजबूर होना पड़ता, इससे बचाने के लिए
हमने ये कदम आगे बढ़ाया है। क्या केंद्र सरकार पास कर देगी, आपको लगता है? मैंने तो पहले भी कहा, कल भी कहा कि ये पहला कदम है, इसमें भी कई सीढ़ियां हमें चढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि ये समूह जो कहते हैं ना कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, वही हालत बना रहा इस समूह का। और लोग ये चाहते भी थे, कई बार हमारे विपक्ष के लोग तो आदिवासियों को सनातन भी बोलने से नहीं चुके, और कहीं से आदिवासी हिंदू नहीं है, एक नहीं सैकड़ों उदाहरण ऐसे हैं जहां ये बिल्कुल पूरा मतलब आसमान जमीन का फर्क है। प्रकृति के पूजक लोग हैं। आज जो इनकी मांग थी, बहुत प्रयास इन लोगों ने भी अपने समाज की तरफ से किया, और विगत पूर्व की जनगणना में अपने आप को इन लोगों ने साबित करने का भी प्रयास किया। और ऐसी स्थिति पर अगर हम उनका साथ ना दें तो कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय होता। और आज ये निर्णय से आप सड़कों पर जाके देखिए, आप बंगाल में की खबरों को कवरेज कीजिए, उड़ीसा में कवरेज कीजिए, असम में कवरेज कीजिए, आपको पता चलेगा। मैं कल सदन में कहा था कि आज ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है झारखंड सरकार को कि आज ये निर्णय करने जा रही है, और ये आवाज देश के कोने कोने तक में जाएगी, और ये जाएगी भी और पहुंचाई भी जाएगी। और मैंने कहा जैसे कि ये पहला सीढ़ी नहीं, कई सीढ़ियां चढ़नी है, कई रुकावटों को भी हमें फेस करना पड़ेगा, उससे भी लड़ना है। और आज देखिए हमारे निर्णय, सड़कों पर लोग गवाह हैं, राज्य के आम लोग गवाह हैं, यहाँ के आदिवासी समुदाय गवाह बना, नहीं तो शायद हमारे विपक्ष के निर्णय होते हैं तो राज्य में आग लग जाती है। हेमंत जी, ये बताइए, एक दिन हम बैठे हुए थे आपके साथ, आपने बोला कि अब चुनाव भी हो गए, अब सब कुछ हो गया, अब काम करना है। तो क्या काम करना है, अब कैसे काम करना है, कैसे स्टेट को आगे बढ़ाना है? कुछ तो ब्लूप्रिंट तैयार है। ब्लूप्रिंट क्या, चीजें अब अमल में आने लग गई हैं। आज आप देखेंगे जिस तरीके से विगत पूर्व की सरकार ने राज्य को नंगा खोखला कर दिया है, अब राज्य के अंदर अपनी ताकत आएगी, राज्य अब अपने पैरों पर खड़ा होगा। आज ग्रामीण से शहर तक के लिए हमारी कार्य योजना है, हम अपने पैरों पर खड़ा होंगे, हम दूसरे के भरोसे पे नहीं चलेंगे। और क्योंकि हम राज्य के अंदर की आंतरिक ताकत को हम पहचानते हैं, और हमें ये पता है कि हमें किन किन प्राथमिकताओं के साथ आगे बढ़ना है। कार्य बहुत सारे हैं और कार्य बहुत सारे होते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप लोग ऐसे इंटरव्यू में एक फोकस लाइट का उपयोग करते हैं कि इधर उधर नहीं, चेहरे पर ही फोकस जाए, इसकी कार्य योजना, हमारी कार्य योजना ये है जो इस राज्य को बदनाम करने वाली चीजें है, जो कभी कभी मन को बहुत क्षुब्ध करता है। आप देखेंगे 5 साल बीतते बीतते इस राज्य में जो हमारी महिलाएं हैं, जो सड़कों के किनारे, पेड़ के किनारे, हाट बाजार में हड़िया दारू बेचती हैं, अब हड़िया दारू नहीं, रोजगार करते हुए नजर आएंगे। बहुत बड़ा आज का दिन में बहुत बड़ा ये एक आपने देखा है कि हमने लड़कियों को देश के प्रतिष्ठित अस्पतालों में नर्सों के रूप में स्थापित किया। आपने देखा
तमिलनाडु से रेस्क्यू करके लड़कियों को ला करके जहां इनको 7,000 रुपये महीना में खटाया जाता था, अपने ही राज्य में 10,000 रुपये की नौकरी हमने दी। आपने देखा 5 साल बीत गए पूर्व की सरकार, जेपीएससी की एक भी रिजल्ट नहीं निकाल पाई। हम आते ही रिजल्ट प्रकाशित होकर आज सैकड़ों बच्चे बीडीओ सीओ बनकर के अपने अपने जगहों पर जा चुके हैं। हेमंत जी, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे ये डीवीसी रोज धमकी देता है, ये जो अभी जो माइनिंग अलॉटमेंट हो रहे हैं, इसमें राज्य सरकार की क्या राय है? देखिए, राज्य सरकार शुरू से इस विषय पे ठगाता रहा है। अब ऐसा नहीं होगा। आज आपने देखा, और बल्कि कई राज्य अब मेरे रास्ते के साथ साथ चल रहे हैं। हमने माइनिंग के लिए भारत सरकार को जो प्राइवेट माइनिंग करने का जो निर्णय लिया, हम उसके विपरीत गए। हमारी सरकार कोर्ट गई, आज कोर्ट में वो स्टे लग गया। और बल्कि हमारे पीछे बाद में अन्य राज्यों ने भी कहा कि अभी के समय में माइनिंग प्राइवेटाइजेशन करना उचित नहीं है। उसके बाद बाकी राज्य भी आए हैं, और जिसकी आशंका मुझे थी वही हुआ। आज इन लोगों ने जो बिड ओपन किए थे, उसमें कई माइंस के लिए बिडर ही इनको नहीं मिले। अंततः इन्होंने कोर्ट में हलफनामा दिया, नहीं हम इतना माइंस को अब नहीं ऑक्शन में रखेंगे। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि इनकी निर्णय कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए ही होता है, और आज चंद लोगों के पीछे ये पूरा देश को झोंकने पे लगे हैं, जो कहीं से देश के लिए हितकर नहीं है। आज रेल बिक रहा है, आज प्रॉफिटेबल सरकारी संस्थाएं बिक रही हैं। आखिर होने क्या जा रहा है, ये बहुत अचरज की बात है। हेमंत जी, मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं। एक टेढ़ा सवाल पूछता हूं। विपक्ष जब भी जाता है, चाहे वो कैंपेन के दौरान हो, ये पूछता है कि भाई ये तो सरकार ट्रांसफर उद्योग चला रही है, क्या ऐसा है? देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग किस सरकार पर नहीं होती है, मैं ये जानना चाहता हूं। और किस अस्पताल में मरीज नहीं मरते हैं, ये मुझे बता दीजिए। कोई देश या दुनिया में कोई ऐसी अस्पताल है जहां मरीज ना मरते हो? कोई ऐसी सरकार है जहां ट्रांसफर पोस्टिंग ना होता हो? हमने तो फिर भी सरकार बदलते ही आमतौर पर मुख्य सचिव और डीजीपी बदले जाते हैं, लेकिन हमने तो ऐसा नहीं किया था। हमने पूरा कार्यकाल मुख्य सचिव को पूरा करने का मौका दिया। सरकार बदलते ही रात को ही नोटिफिकेशन हो जाती है, कैसे कहा जा सकता है? और पूर्व की सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग की जो झड़ी लगी थी, उसको जरा खोल के देखें तो आपको पता चलेगा। अभी तो पता कर लीजिए, आज शायद राज्य में कोई ऐसा सीओ नहीं है जो पूर्व के सरकार ने ना अपॉइंट किया, उन्हीं के सारे सीओ अपॉइंट किए हुए सीओ हैं। आज भी ऐसे कई जगह पर डीसी हैं जो उन्हीं के द्वारा अपॉइंट किए हुए डीसी हैं। अब सरकार को इस बात पर घेरना या सरकार पर उंगली उठाना, मुझे लगता है कि ये सिर्फ क्या कहते हैं कि बातों से लोगों को उलझाना है, और कोई बात नहीं। एक सवाल ये है कि अभी बिजली, सड़क, पानी, ये तीनों हम लोगों के माने कोई भी राज्य सरकार हो या किसी भी एक आम नागरिक हो, उनकी मेन ज़रूरतों की चीज़ें हैं। तो बिजली में आप क्या कर रहे हैं, पानी में क्या कर रहे हैं, सड़क पे क्या कर रहे हैं? सड़क के मंत्री आप खुद हैं, बिजली के आपके पास हैं। देखिए, बहुत सारे प्रायोरिटीज हैं। सड़क, बिजली, पानी के अलावा और भी कई क्षेत्र हैं। आपको पता होगा कि पूर्व की सरकार में
टेंडरों का एक नया खेल चला था। जहां जरूरत नहीं थी वहां सड़कें बनाई, जहां पुल बने थे, जहां रोड नहीं है वहां पुल बनाया। पुल बने हुए जो आज भी उसको कनेक्ट नहीं कर किया जा सकता। अप्रोच रोड नहीं है, पुल बन गया। वो तो छपते हम लोग भी आए दिन हमें भी खबर मिलती है, पुल बने नहीं कि टूट गए, सड़कें बनी नहीं कि खत्म हो गए। कई जगहों से मुझे मेरे व्हाट्सएप फेसबुक में लोग डालते हैं और मैं आगे पदाधिकारियों को भी बताता हूं। और चूंकि अब पुल बन गया, सड़क नहीं बनी, अब की स्थिति है कि पुल को तो वापस उठा के लाया नहीं जा सकता है। अब जहां सड़कों की आवश्यकता नहीं है, जहां बनी हुई सड़क है उसी सड़क को बनाओ, जहां जरूरत है उसको मत बनाओ। मतलब ये लोग कहते हैं ना कि वो खुली मतलब ऑर्गेनाइज डकैती जिसको बोलते हैं ना, उस तरीके से इन लोगों ने काम किया। अधिकारियों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई करेंगे आप देख ही रहे हैं, आए दिन आपको हफ्ते 10 दिन में कोई किसी ना किसी पदाधिकारी पर कार्रवाई होते हुए आपको खबर दिखाते हैं। अभी आप और देखेंगे, सिलसिला जारी है। काफी लोग चूंकि वेटिंग फॉर पनिशमेंट है। अभी व्यवस्था ऐसी है कि यहाँ की कार्यपालिका में कार्य करने की प्रणाली ही नहीं बनी। चल रहा है तो चल रहा है, लेकिन अभी सरकार में ये नहीं होगा। इसके लिए चाहे कोई भी होगा, किसी भी स्तर का पदाधिकारी होगा, हम लोग हमें 5 साल में जवाब देना है, उनको 5 साल में जवाब नहीं देना। ये आप समझ गए हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और इसी पे अगर आप काम करेंगे तो कम से कम जनता की भला होगी। मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ आपको, पुलिसिंग क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें हैं आम पब्लिक को, क्योंकि वही एक परिदृश्य बनाता है, वो एक मैप बनाता है कि भाई झारखंड में क्या है, क्राइम कंट्रोल, पुलिसिंग को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैंने कहा ना पहले भी, ये कार्यपालिका में कार्य करने की प्रणाली ही ध्वस्त हो चुकी थी। अभी मैं सभी इन सब चीज़ों पर स्टडी कर रहा हूँ, और चूंकि थाना पुलिस का क्या रवैया रहा है ये भी किसी से छुपा नहीं है। लेकिन आप आने के बाद थाना में खाना भी मिले। देखिए, जो लोग थाने से दूर हो गए थे, इनको हमने थोड़ा कनेक्ट करने का कोशिश किया आम नागरिकों से, और मैं लगातार इस बात थ्रस्ट देता हूं कि थानेदार सिर्फ ड्यूटी ना निभाए, उसको अगर कहीं केस नहीं भी है तो भी वो गांव के भ्रमणों में जाए, आम लोगों के बीच में जाकर के खाना खाए, किसी भी मुखिया सरपंच के यहाँ जाकर के उससे उनके यहाँ चाय पी के आए। ये कोई जरूरी नहीं है कि कहीं केस हुआ तभी जाना। वो डर ना हो वर्दी का, आम लोगों का विश्वास अगर कार्यपालिका नहीं जीत पाएगी तो कोई भी कार्य योजना का कोई लाभ आम व्यक्ति को नहीं मिलेगा। हेमंत जी, हमारा एक सवाल है, छोटे भाई की तरह आप मेरे, काफी दिनों से देखा हूं आपको, पारिवारिक संबंध भी रहे हैं। ये बताइए, लोग कहते हैं हमको यार हेमंत सोरेन जी काफी मैच्योरिटी लेवल पे चला गया, काफी मैच्योर्ड हो गया, तो क्या लोग ये भी कहते हैं कि उनके पीछे उनकी पत्नी जो है वो पूरी तरह से मैच्योरिटी लेवल को हाई करने में, बूस्टअप करने में, दोस्त की तरह, मित्र की तरह, एक अच्छा पॉलिटिशियन की तरह उनको मदद करती है। क्या ये सही है? देखिए, घर के रिलेशन, दिवाली घर के रिलेशन पर तो निश्चित रूप से सार्वजनिक जीवन पर असर पड़ता है, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे परिवार के सदस्य ऐसे हैं जिन लोगों ने मुझे आज इस शिखर पर और इस जगह पर पहुंचने में भी मदद की, और इसको
बनाए रखने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और रही बात हमारी पत्नी का तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आम और जीवन होता और ऐसी हालात रहती तो शायद बातें बहुत बिगड़ चुकी होती। लेकिन आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम ऐसे संबंध में हैं कि आज मैं इतनी मजबूती के साथ दिन हो या रात मैं कहीं भी किसी भी जगह जाता हूं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम करता हूं और इस उम्मीद के साथ कि घर सुरक्षित है, बच्चों की पढ़ाई ठीक चल रही है, सब चीज सुरक्षित है, तो कि जिम्मेवारी हमारी है तो बाहर हमें देखना है। चलिए एक सवाल और है दुमका जीत कितने महत्वपूर्ण है, बेरमो जीत कितने महत्वपूर्ण है? क्योंकि एक तो आप एलआई पार्टनर बेरमो जीता, दुमका आपके सगे भाई थे, कितना टफ था? और पहले से ही सुनिश्चित थी हम जीतेंगे। लोगों ने बहुत दिग्भ्रमित करने का कोशिश किया हमारे प्रतिद्वंदी ने। झूठ होता है बॉस, सच होता है। इसीलिए तो नाम दिया ना सच है तो दिखेगा है। तो आज वो थोड़ा देर के लिए जरूर उसको लोग दबा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं दबाया जा सकता। और नियत सही हो, जो मैं पहले भी कहा, तो नियति भी साथ देती है और हम उसी सोच के साथ काम करते हैं और उसी सोच के हम खुद भी हैं। दोस्त तो छोड़ो, दुश्मनों के लिए भी हम दोस्त हैं। ये खासियत है। आज विपक्ष के कई लोग हमारे पास आते हैं अपने क्षेत्रों की समस्या को लेकर। आज उनसे पूछिए कि उनके लिए काम होता है कि नहीं। आप एक बात बताइए, ये चीजें जो आपको शायद फादर से मिला है, शिबू सोरेन जी से मिले हैं, जो कि एक जीवट पॉलिटिशियन हम मानते हैं, आप ये बताइए कि ये सबको एक साथ मिला के चलना, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो पुलिस, और जो भी सामाजिक लोग हो, ये क्या गुरुजी से जब भी आप अकेले होते भाग जाते हैं मोराबादी, क्या वो वहां से कुछ अभी भी आपको? गुरुजी है तो गुरुजी है, नाम तो उनका कुछ और है, लेकिन लोगों ने गुरुजी का दर्जा दिया है, तो यूं ही उनको गुरुजी का दर्जा नहीं मिला। और शायद कम ही लोग उनको राज्य में शिवलाल सोरेन के नाम से जानते होंगे, नाम से लोग उनको पुकारते होंगे। कोई भी हो, मैं तो मुझे कई बार मौका मिला उनके साथ सफर करने में भी, कई बार बड़े बड़े कार्यक्रमों में भी जाने का मौका मिला, तो मुझे याद नहीं है किसी ने कि बहुत यदा कदा कुछ छोड़ करके कि उनको नाम से संबोधन किया हो। तो वो गुण तो जब तक जिंदा है तो रहेगा ही रहेगा। और हमारा तो मैंने कहा कि सबको ये सरकार सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा और यूपीए अलायंस की सरकार नहीं है। आज ये सरकार 3.25 करोड़ जनता की यह सरकार है, जिसने हमें वोट भी दिया है उनके लिए भी, जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया है उनके लिए भी ये सरकार है। ये बहुत बड़ी बात है, चूंकि वर्षगांठ भी है। अब ये बताइए अमन जी कि दिवाली में कैसे लोग दिवाली मनाएं, कैसे धनतेरस मनाएं, या जो भी फेस्टिवल्स हैं, छठ मनाएं, क्या आप कहना चाहते हैं दर्शकों से? देखिए, कोरोना अभी गया है नहीं, इसलिए कोताही भी नहीं हो। आज मैं खुद कई ऐसे संक्रमण को सामने से देख रहा हूं जहां जीवन मृत्यु की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हमारे जगन्नाथ अभी एडमिट हैं, हमारे रामेश्वर उरांव जी एडमिट हैं, हाजी साहब हम लोग के बीच में नहीं रहे, हमारे मथुरा महतो मतलब किसी तरीके से वापस आ गए, हमारे कई विधायक संक्रमित होके, ये तो शायद लोगों का आशीर्वाद है कि अभी तक हम तक नहीं पहुंचा है, और पता नहीं ये भी कब हो, इसकी भी कोई ये नहीं। आज इसकी ना दवा है ना कोई इलाज है। आज मात्र यही
है कि आप अधिक से अधिक जो अपने आप को बचा सकते हैं, नाक मुंह ढक करके रखें, हाथों को सफाई रखें, जमावड़े में ना रहें। और अभी इस त्यौहार में जो धनतेरस है, दिवाली है, छठ है, छठ में लोग पानी में जाना, इसमें इस पर्व की मतलब मूल आत्मा है। पानी में नहाना, पानी में खड़ा होना, और ये समूह में होता है, नदियों में, तालाबों में, इन सब में कोशिश करें कि आप घर में ही मनाएं, अपनी एक जो व्यवस्था बनाकर मनाएं। इन सब जगह जाने से पता नहीं किसको कोई संक्रमण से संक्रमित हो व्यक्ति हो, या कोई संक्रमण किसी पानी में फैल गया, अगर एक को लगा तो उस तालाब में या उस नदी के इर्द गिर्द में जितने सभी लोग, चूंकि पानी बहुत ज़्यादा संक्रमण फैलाने में सबसे तेज गति देता है, इन सब जगहों पर सावधानी बरतें, यही मैं आग्रह कर सकता हूँ। सरकार क्या कोई गाइडलाइंस जारी करेगी? निश्चित रूप से इस सब चीज़ों पर लोगों को सचेत करने के लिए बात रखती रही है, रखेगी। और हम आग्रह भी करेंगे कि आप आस्था को अक्षुण्ण रखते हुए मौजूदा संक्रमण स्थिति में को भी ध्यान में रखकर मनाएं, ताकि आप सब लोग सुरक्षित रहें। अंतिम सवाल आपसे, कई युवाओं का कहना है कि रोजगार कैसे उत्पन्न होगा, कि रोजगार के लिए कुछ आप सवाल पूछ लें। देखिए, रोजगार को लेकर पूरे देश में सवाल है, और हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। रोजगार कई तरीके से उत्पन्न होता है। एक सरकार के योजनाओं के द्वारा आप रोजगार ले सकते हैं, सरकार के नौकरियों में रोजगार ले सकते हैं, प्राइवेट कंपनियों में रोजगार ले सकते हैं, और अभी हमारा एक कार्य योजना बन भी रहा है। राज्य के जो टेंडर सरकारी कार्य वगैरह होते हैं, जो ठेकेदारी टेंडर होते हैं, उनमें भी स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का हम कार्य योजना बना रहे हैं, जिससे हम उनको नौकरी के अलावा रोजगार देने का एक तैयारी हमारी चल रही है। अभी कई वैकेंसीज भी आएंगे। हमने जेपीएससी में भी चेयरमैन नियुक्त कर ही दिया है। स्टेट सर्विस कमीशन में भी हमने चेयरमैन अपॉइंट कर दिया है। अब बहुत गति से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, और लगभग इन सब चीज़ों पर जो आखिरी तैयारी है वो उस पर हम लोग हैं। और बहुत तरीके से लोगों को एंगेज करने की हमारी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, शहरी क्षेत्रों के लिए, आपने मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के बारे में आपने सुना ही है, जो हम लोगों ने शहरी क्षेत्रों के लिए किया है कि कोई भी आप आवेदन दें, 15 दिन के अंदर काम देना, रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेवारी होगी। नहीं होगी तो उनको बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाए। बहुत बहुत इतना समय दिया, इतना व्यस्त कार्यक्रम में। दिवाली के लिए आपको, आपके पूरे परिवार को, पूरे पार्टी को न्यूज़ 11 की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं कि आप बहुत अच्छे से, ऐसे तो दिवाली आपकी है ही, 2-2 सीट जीत गए, खूब दिवाली मनाइए, खूब छठ मनाइए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से भी, आपको भी, आपके पूरा चैनल के समूह को भी, समूह के सदस्यों को भी, और राज्यवासियों को भी दिवाली, धनतेरस, छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं।